हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीएस पेपर वन का सीरीज मैंने शुरू किया है आप लोगों के साथ। और इसमें ये मेरा 5वां-6ठा लेक्चर है जिसमें मैं पूरा का पूरा आपका जीएस पेपर वन कवर कर रही हूँ। जीएस पेपर वन में मॉडर्न हिस्ट्री आज का है। मॉडर्न हिस्ट्री में 5वां-6ठा लेक्चर है। अदरवाइज तो इसमें 15-20 लेक्चर्स हो चुके हैं मेरे। इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री और ये सब मिलाकर कई लेक्चर्स हो चुके हैं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये 4था-5वां लेक्चर है। तो आज हम लोग जो इसमें करने जा रहे हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आप लोगों को पूरा एकदम, जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा, मैंने पूरा लाइन से कराया है आप लोगों का। तो मैंने शुरू कर दिया था ये आप लोगों का यहाँ पर ब्रिटिश इन्वेजन से, यानी अंग्रेज़ों के भारत आगमन से मैंने शुरू किया था। और वहाँ से मुख्य टॉपिक को उठाते हुए जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैंने कराया था। तो देखो, ऐसा होता है कि एक टीचर क्या करता है कि केवल वो देखता है पूरा सिलेबस और वो ये गेस करता है कि ये यहाँ से ये प्रश्न संभावित है, ये प्रश्न आना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा लैंग्वेज भले ही चेंज होगा, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो सकता है। मतलब ये आपको जैसे थोड़ी सी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन ये मेरा जो है ये गारंटी है कि आप अगर ये पूरा का पूरा कवर करोगे तो इसमें से आप लोगों का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि इससे अलग क्वेश्चन बनता भी नहीं है। ठीक है, इससे अलग क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। जो मैं करा रही हूँ उससे अलग क्वेश्चन आपका बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इस क्लास को आप लोगों को लेना है। और जैसे जैसे आप क्लास लेते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अनअकैडमी के बारे में बात करते हैं। अनअकैडमी जहाँ पर आकर आपकी तैयारी कंप्लीट होती है, ये रोज़ मैं कहती हूँ। और रोज़ मैं इसलिए कहती हूँ कि एक दिन मेरी बातों का आपके ऊपर असर ज़रूर होगा, इसलिए मैं रोज़ कहती हूँ ये बात। और असर हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट डेली जुड़ रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से, और आप भी जितनी जल्दी समझ लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर डेली आपको क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस, जैसे आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में लेते हो। और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से ये बेटर कैसे है, तो उससे बेटर ये इस संदर्भ में है कि वहाँ पर कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है तो दोबारा से वो क्लास नहीं मिलती आपको। काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है दूसरे बैच के लिए, और या फिर किसी फ्रेंड से कॉपी मांगकर उसमें से मुख्य बिंदुओं को नोट करना पड़ता है। यहाँ पर अगर क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। एक बार में अगर क्लास समझ नहीं आई तो भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ से आप मतलब 2 बार 3 बार उस लेक्चर को लेते हुए आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये क्या टॉपिक है, टीचर क्या कहना चाहता है, ये टॉपिक क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है यहाँ पर आने का। तो यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, यहीं पर कोर्स सेलेक्ट करके, और यहीं पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हो, सारे एडुकेटर्स में जिनको आप पढ़ना चाहते हो उनको आपको एनरोल करना पड़ता है उनके कोर्स को, और उनका शेड्यूल आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिल जाता है कि इस दिन ये लेक्चर होगा इतने बजे। और आपको नोटिफिकेशन भी आता है कि योर क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, तो आधे घंटे बाद आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। वहाँ पर ये सभी टॉप के एडुकेटर्स और उनके ये सभी टॉप के ये कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आप आएंगे तो आप हमें भी पढ़ेंगे, बाकी सभी एडुकेटर्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आने के 2 तरीके, जैसा कि मैं रोज़ आपको बताती हूँ, तो 2 तरीके, एक तो आपका प्लस है, एक दूसरा आइकॉनिक है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो आप तो 44,550 रुपये में आपका 12 महीने का, और 64,800 में आपका 24 मंथ्स का मेरे इस कोड के साथ होता है। ठीक है, मेरे इस कोड के साथ।
तो इसमें आपको डेली का लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशन, आंसर राइटिंग वगैरह आपको इसमें भी मिलता है। पर जब आप आइकॉनिक लेते हो तो आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है, जिसके साथ अपने सभी डाउट्स क्लियर करते हुए आप अपनी पढ़ाई करते हो। तो 57,600 में है आपका 12 मंथ्स का, और 89,100 में आपका 24 मंथ्स का है मेरे इस कोड के साथ। और आप कि मेंटर मैं हो सकती हूँ, आपकी कोच मैं हो सकती हूँ, आप अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो। और ये मेरा मतलब बिल्कुल कमिटमेंट रहता है स्टूडेंट के साथ कि आप जहाँ पर फंसो, जिधर भी फंसो, आपको मैं वहाँ पर आपको खड़ी मिलूँगी और आपके हर डाउट को मैं दूर करूँगी, हर शक को आपके दूर करूँगी। जहाँ पर भी आप फंसोगे वहाँ पर मैं खड़ी रहूँगी आपके साथ। ठीक है, ये ऑप्शनल के सारे कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पर आप ले सकते हैं, और यही ऑप्शनल आजकल चल रहे हैं, ट्रेंडिंग यही ऑप्शनल कोर्सेज हैं, स्टूडेंट्स आजकल इसी को ऑप्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शनल कोर्सेज सिर्फ ऑप्शनल कोर्स के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, और ये आपका जो फ़ी है 1 महीने से लेकर 36 महीने का ये फ़ी आपका दिया हुआ है। तो आप इसमें से कोई भी प्लान चूज कर सकते हो, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि 6 महीना, साल भर, तो इस सबसे बेटर मुझे लगता है कि मिनिमम 1 साल का लेना, बाकी आगे का जितना लेते हो उतना अच्छा रहता है। और यहाँ ये हमारा जीएस का है और ये हमारा ऑप्शनल का है। मेरा ये कोड यूज करते हो आप, तो जैसे ये मेरा आप कोड यूज करते हो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अपने कोर्स पर। तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो रिंकू सिंह हिस्ट्री @रिंकू सिंह हिस्ट्री जैसी आप डालेंगे अपने टेलीग्राम में, आप मुझे कांटेक्ट कर पाएंगे। जो ऐप आपने डाउनलोड किया है अनअकैडमी का, जहाँ पर आप फ्री क्लासेस लेते हो, वहाँ पर भी मैसेज करने का ऑप्शन रहता है, तो आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ये मेरा कोड है, कोड याद रखिए, और इस कोड के साथ जब आप अनअकैडमी पर आएंगे तो मेरे आप ग्रुप के साथ, मेरे आप अभियान के साथ जुड़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, हम बात करेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन पर। तो इस टॉपिक को बहुत बार आपने प्रीलिम्स के हिसाब से आपने इसको पढ़ा होगा, प्रीलिम्स के हिसाब से। और आज आप इसको देखोगे कि क्वेश्चन आता है तो कैसे हम आंसर लिखेंगे। तो कुछ मैं आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये 2010 का क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और जन समूह इससे कैसे संबंध हुआ। यानी ये जन आंदोलन बन चुका था, तो जन आंदोलन ये कैसे बन गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका ये आया था, ये भी 2008 या 9 का क्वेश्चन है कि शैतान तब तक प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक उसे कोई खोट न दिखाई दे जाए। ये रविंद्रनाथ टैगोर की उक्ति है, उनका कथन है कि शैतान तब तक प्रवेश आपके भीतर नहीं कर सकता जब तक उसे खोट न दिखाई दे जाए। अच्छी जगह शैतान को घुसने में डर लगता है। तो भारत में जो प्रवेश कर गए थे ब्रिटिश, तो उनको एक खोट दिखाई दिया था, भारत में कमी दिखाई दी थी, उनको समझ गए थे कि वो भारत पर आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं, भारत में उनको वो फूट दिख गया था। तो उसी पर उन्होंने कहा था, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में ही कहा था। तो ये क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है। जैसा कि मैं अपना रीडिंग आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको जरूर यकीनन आपको फायदा होने वाला है। तो देखो क्या मैंने क्या देखा कि जो 2007-8 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एज इट इज रिपीट किया जा रहा है। थोड़ा सा लैंग्वेज भी सिर्फ 50-60% लैंग्वेज भी सेम ही होता है और वो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो स्वदेशी आंदोलन पे पिछले कुछ सालों से नहीं पूछा गया है, और आपको प्रीलिम्स में तो पूछा गया था, प्रीलिम्स में तो 2019 में ही पूछा गया था, पर मैं मुख्य परीक्षा की बात कर रही हूँ। और ये पहला भारत का जन आंदोलन था जिसमें स्त्रियाँ, छात्र, बच्चे सभी सम्मिलित हुए थे। तो एक तरह से ये जन आंदोलन, तो कई बार आपका ऐसे भी प्रश्न आता है कि पहली बार स्त्रियों ने कब भाग लिया था, तो ऐसे भी आता है। तो ये आपके लिए इस तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा गंभीरता से लें और एक संभावित प्रश्न के तौर पर इसको देखते हुए आप चलें। तो ये प्रश्न 2 प्रीवियस ईयर का है, और अब मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ
कि इस पर से जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस आपको मैं अपनी तरफ से मैंने यहाँ पर दे दिया है, और आप इससे अलग क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। आप केवल उस समय क्वेश्चन के लैंग्वेज को बस समझ लेना और उस लैंग्वेज के हिसाब से ये सारे फैक्ट्स उसमें इनपुट कर देना, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। बंगाल विभाजन की क्या पृष्ठभूमि रही, और या फिर ये पूछा जा सकता है आप लोगों को कि बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि और एवं इसके पीछे ब्रिटिश मंशा। तो बंगाल विभाजन के पीछे जो ब्रिटिश मंशा थी वो क्या रही, और किस तरह से ब्रिटिश मंशा क्या रही और बंगाल विभाजन का प्रभाव क्या रहा, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हर स्टेप को समझते हुए चलिए, और जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आप उसको, जैसा कि मैंने बताया कि इसी फैक्ट को आप वैसे ही इनपुट कर देंगे, डाल देंगे उस उत्तर के भीतर। तो बंगाल विभाजन की अगर पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो ये कर्जन के समय ये मामला मुद्दा पहली बार 1903 में उठा था, ठीक है। पहली बार 1903 में ये उठा ये मुद्दा, और इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रस्ताव भी लाए गए थे, और इसमें चिटगांव को अलग करना, ढाका और मैमनसिंह को जिला बनाकर उन्हें असम में शामिल करना, असम में शामिल करना, ये सब इसमें प्रपोजल्स थे। इस जानकारी की आधिकारिक घोषणा 1904 में की गई थी, 1904 में की गई थी, और जैसे ही ये मुद्दा उठा था वैसे ही विरोध भी शुरू हुआ था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कर्जन ने इसके पीछे कारण जो समझाए थे वो यही समझाया था कि जो ब्रिटिश राज में बंगाल जितना बड़ा है, क्योंकि बंगाल में ही असम उड़ीसा सभी थे, संयुक्त प्रांत को तो अलग था। ये आपका क्या है कि ये इसमें बंगाल उड़ीसा असम ये उस समय एक साथ थे। कुछ ही दिन पहले बिहार को अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है ये इन्होंने कर्जन ने कहा था कि बंगाल फ्रांस जितना बड़ा है और इसकी जनसंख्या ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को मिलाकर है। एक फ्रांस जितना बड़ा ये प्रांत है क्षेत्रफल की बात करें तो, और जनसंख्या की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को मिलाकर जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या केवल बंगाल की है। तो इस कारण अगर हम इसको बांट देते हैं तो प्रशासनिक सुविधा हो जाएगी, और उन्होंने पूरा खाका बनाया था कि उड़ीसा को कैसे अलग करेंगे, उड़ीसा को अलग करेंगे, असम को अलग करेंगे, कुछ जिले निकाले जाएंगे, कुछ जिले मिलाए जाएंगे, पूरा का पूरा उन्होंने खाका दिया था, ठीक है। तो इसमें जो है बंगाल विभाजन के तहत जो इनके मतलब विभाजित किया गया था वो दो आधार पर विभाजित किया गया था, दो आधार पर विभाजित किया गया था, एक भाषा के आधार पर और एक धर्म के आधार पर। प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह से विभाजित करने का पूरा प्लान था, ठीक है, दो तरह से। इसमें जो है आपका एक भाषा के आधार पर और दूसरा क्या बताया मैंने, धर्म के आधार पर। तो भाषा के आधार पर जो इसकी विभाजन के जो पूरी की पूरी जो है प्लानिंग थी वो क्या थी कि बंगाली भाषा भाषी अपने ही प्रांत में अल्पसंख्यक बन गए। कैसे कि 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे, और जबकि हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी। तो 1,70,00,000 बंगाली बोलते थे, और इसमें यहाँ पर जो है आपके 3,70,00,000 जो थे वो उड़िया और हिंदी बोलने वालों के थे। तो अगर ये विभाजन होता तो बंगाली लोग अपने ही प्रांत में भाषाई अल्पसंख्यक बनते, और धर्म के आधार पर पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल को बांटा गया। धर्म के आधार पर जो बांटा गया तो उसमें पूर्वी बंगाल में मुसलमान जनसंख्या अधिक थी, और पश्चिमी बंगाल में जो है हिंदू बहुसंख्यक थे, ठीक है। तो पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की कुल संख्या 5,40,00,000 थी, ठीक है। 5,40,00,000 में से 4,20,00,000 थी पश्चिमी बंगाल में, मतलब कुल जनसंख्या जो थी, ठीक है, कुल जनसंख्या 5,40,00,000 में से 4,20,00,000, ये डेटा याद रखिएगा,
बिपिन चंद्रा ने भी ये डेटा दिया है, स्पेक्ट्रम में भी ये डेटा दिया हुआ है। तो डेटा हर जगह ये मिलता है, तो वो डेटा याद रखिएगा। और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था। यहाँ की कुल आबादी 3 करोड़ 10 लाख थी। तो कुल आबादी 3 करोड़ 10 लाख में से मुसलमान जो है 1 करोड़ 80 लाख थे। तो इसमें ये एक तरह से स्पष्ट तौर पर वो अलग अलग बांट रहे थे, मुसलमानों को और हिंदुओं को एक तरह से बांट रहे थे। बंगालियों को अपने ही प्रदेश में, जहां बंगाली अपने को एक राष्ट्र की तरह मानते थे, उनको अपने ही प्रदेश में भाषाई अल्पसंख्यक बनना मंजूर नहीं था। और कुछ मुसलमान खुश थे, कुछ मुसलमानों को यह प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम्हारा प्रांत अलग से एक मुसलमान बहुल प्रांत बन जाएगा, जहां पर तुम बहुसंख्यक बनकर रहोगे, और तुमको जैसे ही तुम बहुसंख्यक बनकर रहोगे तुम्हें बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। तो मुसलमानों को इस तरह से प्रलोभन दिया जा रहा था। लेकिन वो कुछ ऐसे लोग जो जहां पर एकता थी, और उस समय ज्यादातर लोगों में एकता थी, वो इसको धर्म के आधार पर बांटने का प्रयत्न मान रहे थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे। तो राष्ट्रवादियों ने इस विभाजन को क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास माना, और जो कि बिल्कुल सही था। तो क्योंकि धार्मिक क्षेत्रीय आधार पर भी आपने बांट दिया और धर्म के आधार पर भी बांट दिया, और मुसलमान और हिंदुओं को जो है आप अलग कर रहे हो। और इसके साथ साथ बंगाली भाषा और संस्कृति को भी जबरदस्त धक्का लगता। कैसे? कि उनका तर्क था कि प्रशासन में कुशलता लाने के लिए हिंदी भाषी बिहार और उड़िया भाषी उड़ीसा को मतलब बंगाली भाषा क्षेत्र से अलग किया जा सकता है। तो लेट मी करेक्ट, इसी समय बिहार था बंगाल में बिहार भी था, ठीक है। वही मुझे उस समय क्लिक हुआ, और फिर एक ये आया था थॉट कि कुछ दिन पहले उन लोगों ने संयुक्त प्रांत बनाया था, उसमें तो नहीं कर दिया। तो हाँ, तो ठीक है, थोड़े बहुत हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते थोड़े बहुत कंफ्यूजन, कई बार ना माइंड में इतने फैक्ट्स होते हैं, तो मेमोरी है ना, कई बार कंप्यूटर भी हैंग होता है। हाँ जी, तो बिहार बंगाल में ही था। तो बिहार को अलग, हिंदी भाषी बिहार जाहिर है कि हिंदी भाषी था, तो हिंदी भाषी बिहार और उड़ीसा को भी मतलब अलग प्रांत के मतलब अलग किया जा सकता था बंगाल से। तो ये भाषा के आधार पर भी बांटने की ये कोशिश थी। तो ये कुल मिलाकर ये कर्जन की बहुत सोची समझी ये साजिश थी, और वो सबको अलग करके कमजोर करना चाहते थे। और कमजोर करके मतलब जाहिर है कि वो लकड़ी का गट्ठर आप लोगों ने सुना ही है कि कैसे एक एक गट्ठर को तोड़ना आसान होता है। और तो मतलब बिल्कुल ये इसी तरह से यही प्रयास था, ये एक आप ये कह सकते हैं। तो अब जो है इसमें जैसे ही लोगों ने सुना कि ये भाषा के आधार पर भी अलग करने की बात हो रही है, और तो लोग ये बात समझ रहे थे, राष्ट्रवादी इस बात को समझ रहे थे। और अगर आपको ये जैसे पूछा जाए कि क्या थी अंग्रेजों की इस संदर्भ में, क्या मंशा थी, क्या नीति थी बंगाल विभाजन के पीछे, कर्जन की मंशा क्या थी, या फिर ब्रिटिश मंशा क्या थी, ब्रिटिश उद्देश्य क्या था, तो ये वही था जो राष्ट्रवादी समझ रहे थे, वही था। अंग्रेजों के संदर्भ में साफ साफ एक ही नीति थी, फूट डालो और राज करो की। लॉर्ड कर्जन का एक कथन है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप आंसर में डाल सकते हैं कि बंगाल एक शक्तिशाली राज्य है, और इसके विभाजन से बंगालियों को कई तरीके से विभाजन हो जाएगा। बंगालियों का सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, कई तरीके से विभाजन बंगालियों का हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? तो एक तो देखो, बंगाली समुदाय पहला वर्ग था जिसने अंग्रेजों का लाभ उठाया था। उस समय एक कहावत निकली थी कि सबसे पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी लोग थे वो बंगाल में ही थे, ठीक है। तो इसमें जो है सारे बुद्धिजीवी और सिविल सर्विसेज में जाने वाले लोगों में बंगाली समुदाय की प्रधानता थी, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज को ये टफ बनाते जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद बंगाली लोग जाकर इंग्लैंड में परीक्षा देकर पास कर रहे थे उस परीक्षा को, और ब्रिटिश बिल्कुल भी नहीं चाहते थे
कि भारतीय कलेक्टर बने, बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कलेक्टर का मतलब कि आप ब्रिटिश प्रशासन में शामिल हो रहे हो, तो ब्रिटिश प्रशासन में एक भारतीय से सहानुभूति तो रखेगा ही, वो ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते थे। तो अगर अब बंगाली समुदाय एकदम एकजुट रहता था और ये पढ़ा लिखा वर्ग बन रहा था, इनमें राष्ट्रवाद की भावना भी धीरे धीरे जागृत हो रही थी। तो एक तो ये था इसमें रीजन, और बाकी सरकारी महकमे में जो बंगालियों की प्रधानता बढ़ रही थी, तो बंगाल के विभाजन से उनका प्रभाव कम होता, विभाजन से प्रभाव कम होता, क्योंकि फिर इनको जो है मतलब सीट वगैरह उसी हिसाब से अलॉटेड होती, उसी तरीके से ये अप्लाई होता। तो ये एक ये भी रीजन था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय एक कहावत निकली थी कि बंगाल में क्रांति की बिगुल सबसे पहले बंगाल में बजती है और फिर पूरे भारत में फैलता है। और अंग्रेज भी इस बात को अब समझ रहे थे कि सबसे पहले कोई भी आंधी बंगाल में ही उठती है। तो बंगाल राष्ट्र विवाद का केंद्र माना जाता था, राष्ट्र विवाद का केंद्र माना जाता था, और वहां पर एकजुटता भी थी। वहां पर एकजुट होकर राष्ट्रवादी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, एकजुट होकर काम कर रहे थे। तो अब जो है बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को वो रोक सकते थे। प्रांत का विभाजन होता तो ये प्रसार भी रुकता, और वो धीरे धीरे जो है क्या धर्म के आधार पर बांट ही रहे थे, क्षेत्र के आधार पर बांट रहे थे। तो उस शुरू से फिर क्षेत्रवाद को बढ़ाने की कोशिश करते, संप्रदायवाद को बढ़ाने की कोशिश करते। तो एक ये भी कारण था। और अभी तक यूनाइटेड प्रोविंस यानी भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसकी राजधानी कलकत्ता थी। कलकत्ता, आपको पता है 1911 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, और औपचारिक रूप से 12 में हुआ था, पर 1911 के दिल्ली दरबार में फैसला लिया गया था। पर इस समय जब बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया है, तो इस समय ब्रिटिश प्रोविंस की राजधानी कलकत्ता ही थी। इसका मतलब कि बंगाल ही ब्रिटिश शक्ति का उस समय केंद्र था, बंगाल ही ब्रिटिश शक्ति का केंद्र था। तो इसके अलावा वहां पर बंगाली मुसलमानों को अंग्रेजों का वफादार माना जाता था, बंगाली मुसलमानों को अंग्रेजों का वफादार माना जाता था। और ये माना जाता था कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में वो शांत रहे थे, चुप रहे थे, भाग नहीं लिया था। कुछ लोगों ने जो है समर्थन किया था, बल्कि अंग्रेजों की मदद की थी। तो बंगाली मुसलमानों को माना जाता था कि ये ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार हैं, तो उनको ये खुश करना चाहते थे, एक अलग प्रांत देना चाहते थे, और उनके लिए उनके प्रांत में कई तरह की सुविधाएं देने की बात की जा रही थी। तो ये ब्रिटिश मंशा ये थी इसके पीछे, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश मंशा क्या थी, तो ये थी जो अभी हम लोगों ने बात किया। तो ब्रिटिश मंशा पूछे तो, ब्रिटिश उद्देश्य, ब्रिटिश मोटिव पूछे तो, कर्जन का पूछे तो आप यही लिखेंगे कि ब्रिटिश जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि प्रांत बड़ा था, और इस प्रांत के लोग अवेयर हो रहे थे, धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे, जागरूक होकर ये सिविल सर्विसेज में आ रहे थे, बाकी सरकारी महकमे में आ रहे थे, और वहां पर आकर ये धीरे धीरे अब राष्ट्रवाद की तरफ उन्मुख हो रहे थे। वो रोकना इनका उद्देश्य था। फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदुओं और मुसलमानों को ये बांटना चाहते थे। उनको बांट के अलग करते तो जाहिर है कि प्रांत कमजोर होता, और किसी भी बड़े उपद्रव को टाला जा सकता था। तो यही मुख्य उद्देश्य इनका यही था। और प्रशासनिक सुविधा के लिए कई तरह के तर्क कर्जन ने दिए थे, लेकिन वो सब भी तर्क जो है खोखले थे। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को या
देश प्रेम को, जागरूकता को, भारतीयों में फैलती हुई शिक्षा को ये रोकना चाहते थे। ठीक है, अब अगर स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप पूछता है, आपको बंगाल विभाजन शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा प्रश्न में। और अगर ये पूछा जाए कि स्वदेशी, जो पूछा जा चुका है, पहला क्वेश्चन मैंने 2010 वाला दिखाया कि स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप, ठीक है, स्वरूप और कारणों की विवेचना करें, या स्वदेशी आंदोलन के कारण और प्रभावों की विवेचना करें, स्वदेशी आंदोलन के एक जन आंदोलन था या कैसे एक जन आंदोलन बना, ये तो पूछा जा चुका है। तो जो भी अब पूछा जाएगा आप उसको अब यहीं से आप लिखेंगे। तो बंगाल विभाजन की चर्चा, जब भी स्वदेशी आंदोलन पर प्रश्न पूछा जाएगा तो बंगाल विभाजन की चर्चा तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बंगाल विभाजन से ही स्वदेशी आंदोलन उपजा था। तो हुआ बंगाल का विभाजन और आंदोलन, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, उसका विरोध हुआ, पर इसने स्वदेशी का रूप कैसे लिया उसकी बात हम लोग करते हैं अब। ठीक है, तो जैसे ही बंगाल विभाजन का, जैसा कि आपने देखा कि 1903 में ही घोषणा हुई थी, तो 1903 में घोषणा हुई, 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ। तो 1903 से 5 तक ये जितने भी हमारे उदारवादी थे उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वीश चंद्र राय, ये लोग प्रमुख थे जिन्होंने शुरू से ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। शुरू से ही सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे, जैसे जिस तरह से उनका विरोध करने का तरीका था, सभाएं आयोजित की गई, निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, हितवादी, संजीवनी, बंगाली, जो उस समय के प्रमुख पत्र थे, उनके माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। और भारत और इंग्लैंड में शिक्षित भारतीयों को इसके लिए जागरूक बनाया गया, या इसके लिए एक अभियान चलाया गया कि शिक्षित भारतीयों का एक जनमत तैयार किया जाए जो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाए। भारत और इंग्लैंड दोनों में, जो इंग्लैंड में है उनमें भी, जो भारत में है उनमें एक बंगाल विभाजन को वापस लेने हेतु एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो ब्रिटिश सरकार पर वापस लेने के लिए दबाव बनाए। तो ये सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद सरकार पर कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर विभाजन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था वैसे वैसे बेचैनी बढ़ रही थी। तो 7 अगस्त 1905 को इसका औपचारिक आरंभ हुआ विभाजन विरोधी आंदोलन का। अभी तक स्वदेशी नहीं बना है, अभी विभाजन के विरोध में ही आंदोलन चल रहा है। तो विभाजन विरोधी आंदोलन का 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से, आपने कई बार सुना है, टाउन हॉल से ये शुरू होता है। लोगों ने गंगा नहा कर, जब आप संप्रदायवाद का उदय पढ़ते हैं तो ये भी एक कारण दिया जाता है कि लोग गंगा नहा करके आए थे टाउन हॉल में। तो जैसा कि भारत में एक रिवाज रहा है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले लोग गंगा स्नान करते हैं, या जो भी नदी पोखर जो भी उनके नज़दीक का रहता है उसमें वो लोग स्नान करते हैं। तो लोग इसके पीछे बस यही था। उस समय किसी के मन में हिंदू मुस्लिम वाली भावना नहीं थी। तो टाउन हॉल में लोग इसके विभाजन के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए थे, नारे लगाए, ठीक है। और इसी सभा के बाद प्रतिनिधि आंदोलन को फैलाने के लिए पूरे प्रांत में जो है फैल गए थे कि अब इस आंदोलन को फैलाया जाएगा, विभाजन को रोकना है। और उसके बाद अब रोज मतलब प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी सड़कों पर, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे थे, सब कुछ अब ये शुरू हो गया था 7 अगस्त से ही। इसके बावजूद 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया। 7 अगस्त से शुरू हो गया है, एकदम आप ये कह सकते हो कि एकदम क्रियाशील हो गए थे लोग, और बिल्कुल एक्टिव जो है एक तरह से रिएक्शन आने लग गया था लोगों का, प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई, लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बावजूद 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया। 1 महीने तक आंदोलन चलाया गया, कोई इसका फायदा नहीं हुआ। और
आपका विभाजन लागू कर दिया गया। तो इसके बाद जब विभाजन लागू हुआ तो इसकी फिर बहुत निंदा की, नेताओं ने बहुत निंदा की और पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। आपने पढ़ा है रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस का आह्वान किया था। मंशा सारे राष्ट्रवादी समझ रहे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस का आह्वान इसलिए किया था कि तुम हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हो, तो हम एक दूसरे को राखी बांधेंगे, एक दूसरे को राखी बांधेंगे, राखी बांधकर हम एकता को जताएंगे। तो इस तरह से पूरे बंगाल में राखी दिवस भी मनाया गया था। पर नेताओं को ये लगा, कुछ दिनों तक आंदोलन चलता रहा था, लेकिन मतलब कोई सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगा। एक तो 1 महीने तक एकदम शक्तिशाली विरोध प्रदर्शनों के बावजूद आंदोलन को लागू करना, विभाजन को लागू करना, और उसके बाद भी सरकार का कोई भी, सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगना, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होना। तो नेताओं को ये महसूस हो गया कि सिर्फ प्रदर्शनों से, सार्वजनिक सभाओं से शासकों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, तो कुछ सकारात्मक उपाय करने होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको कि अब कांग्रेस के भीतर उग्रवाद का उदय हो रहा था, उग्रवाद का उदय हो रहा था, उग्र नेताओं का, और मतलब एक तरह से कह सकते हो कि राइज हो चुका था कांग्रेस के भीतर, और लाल बाल पाल जैसे नेता आ चुके थे, अरविंद घोष जैसे नेता। तो अब इसका इन लोगों ने सोचा कि इनको नुकसान पहुंचाना होगा, नुकसान पहुंचाना होगा। तो नुकसान कैसे पहुंचेगा? तो जब हम बहिष्कार की रणनीति अपनाएंगे, जब हम स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशी का बहिष्कार करेंगे, तो इनको आर्थिक रूप से नुकसान होगा। तो यही से स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार शुरू होता है, स्वदेशी और बहिष्कार। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा इस आंदोलन का आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति के विकास पर जोर देना और आत्मनिर्भरता। और इसने आर्थिक क्षेत्र में देशी उद्योगों को बढ़ावा भी दिया था, देशी उद्योगों को बढ़ावा देना, अपने उद्यमों का विकास करना, और विदेशी वस्तुओं को, विदेशी कपड़ों का होली जलाना, बाकी वस्तुओं का बहिष्कार करना। नाई धोबी बंद भी चलाया गया था कि धोबी नाई तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये चलाया गया था। आप जब फूट पढ़ेंगे नरम दल और गरम दल के बीच, तो फूट का यही कारण था कि बाकी सब ठीक था, उदारवादियों को भी पसंद नहीं आया। आपने देखा कि किस तरह से पी मित्रा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पृथ्वी चंद्र राय, इन लोगों ने विरोध किया था, शक्तिशाली आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन बहिष्कार की रणनीति के खिलाफ थे उदारवादी नेता। ये अंग्रेजों को अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे, अंग्रेजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। पर उस समय जैसा कि उग्र दल का उदय हो चुका था, इन्होंने ही इसको अपनाया। तो स्वदेशी का कैसे, फिर स्वदेशी आंदोलन का उदय कैसे हुआ? अगर कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए आंदोलन ने स्वदेशी का रूप कैसे अख्तियार कर लिया, ध्यान दीजिएगा इस बात को, स्वदेशी का रूप कैसे अख्तियार कर लिया। तो फिर तब आप इस पर लिखेंगे, अभी तक मैंने जितने कारण दिए कि उदारवादियों के विरोध के बावजूद, सार्वजनिक सभाओं के बावजूद, प्रभात फेरियों के बावजूद सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। सरकार ने भी विभाजन को लागू किया, उसके बाद भी विरोध हो रहा था, तब भी सरकार बिल्कुल जो है इससे एकदम बेफिक्र होकर सरकार अपने तरीके से चल रही थी। तो सरकार पर दबाव डालने के लिए स्वदेशी और बहिष्कार की रणनीति अपनाई गई बंगाल विभाजन के खिलाफ। और बाकी सारे कारक तो थे ही, बाकी सारे कारक अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे थे। भारत का आर्थिक शोषण जिस तरह से हुआ था, भारत का आर्थिक शोषण हुआ था, भारत में जो अकाल पड़ रहे थे, ये आर्थिक असंतोष, फिर आप आर्थिक असंतोष के साथ साथ स्वाभिमान पर जो चोट लगी हुई थी,
स्वाभिमान पर चोट लगी थी, लोग विदेशी शासन के चरित्र को समझने लगे थे, ये सब तो थे ही। पर स्वदेशी बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन ने स्वदेशी का रूप इस तरह से लिया जो अभी तक आपने पढ़ा। अब ये जो आंदोलन शुरू हुआ बंगाल विभाजन के खिलाफ, क्या वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहा? अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन के खिलाफ, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ, क्या ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहा? तो ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था। इस आंदोलन ने अखिल भारतीय चरित्र ग्रहण कर लिया था और ये आंदोलन जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब तो मान लो कि ये तो थे ही ये प्रांत, इसके अलावा ये बंबई प्रांत, मद्रास प्रांत, इन प्रांतों में भी ये शुरू हुआ। ठीक है, तो बंबई, मद्रास, उत्तर भारत, ये पूरा यहाँ पर मतलब ये बंगाल की एकता के समर्थन में ये आंदोलन चले। मद्रास में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से ये जाना गया। तो ये विदेशी मालों का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाना, ये रणनीति और ये आंदोलन सभी क्षेत्रों में पहुंचा और इसमें तिलक की प्रमुख भूमिका रही। और बंबई प्रांत में आप समझ रहे हो ना, जैसे बंबई प्रांत का मतलब कि बंबई में गुजरात भी है आपका, और मद्रास प्रांत में सारे दक्षिण के प्रदेश थे। तो ये एक तरह से क्या था कि बंबई में आपका पूरा का पूरा, बंबई में कुछ कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये मद्रास में आपका पूरा आंध्रा, केरला, ये सब थे, इसमें सब थे आपके मद्रास प्रांत में, ये सारे थे। तो मतलब कि आपका ये पूरा, ये एक प्रांत में कई अभी के स्टेट्स थे। तो ये एक तरह से पूरे ही आप ये मद्रास प्रांत का मतलब आप समझ लो कि ये पूरे दक्षिण में फैल गया था। तो ये मतलब ये पूरे एक तरह से ये इस आंदोलन को हम ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सभी प्रदेशों में ये आंदोलन फैला और जनता से आग्रह किया गया कि सरकार के साथ सहयोग न करे, सरकारी सेवाओं, अदालतों, सरकारी स्कूल, कॉलेज, नगर पालिका, विधानमंडल, सबका बहिष्कार करे। तो ये जो असहयोग और बहिष्कार की जो रणनीति गांधी ने अपनाई थी, वो गांधी ने पहली बार नहीं अपनाई थी। आपको ये स्वदेशी आंदोलन में भी दिखेगा। ये इसीलिए तिलक को अग्रगामी माना जाता है। कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तिलक गांधी के अग्रगामी थे, विवेचना करें तो आप देख पा रहे हैं कि गांधी ने जो असहयोग कार्यक्रम में ये सब किया था, वो स्वदेशी आंदोलन में भी आपको ये दिख रहा है। तो बंगाल विभाजन का प्रश्न गौड़ हो गया था। धीरे धीरे आंदोलन इतना फैला कि बंगाल विभाजन का प्रश्न गौड़ हो गया था। स्वतंत्रता का प्रश्न भारतीय राजनीति का केंद्रीय प्रश्न बन गया था। यह आंदोलन इस तरह से फैला, ठीक है। और अखिल भारतीय चरित्र में क्षेत्र में तो फैला ही, साथ में आप ये भी लिखेंगे कि किन किन लोगों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई, ये भी लिखेंगे अखिल भारतीय चरित्र में जब पूछेगा तो, कि इसका स्वरूप क्या था, बंगाल विभाजन का स्वरूप कैसा था, तो अखिल भारतीय स्वरूप था। और ये एक जन आंदोलन था जिसमें जनता ने बड़े स्तर पर असहयोग और बहिष्कार की नीति अपनाई थी। तो स्वदेशी आंदोलन में युवकों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, युवकों ने, ठीक है। सभी दोषी छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाहियां हुई थी। आगे मैं एक दो सर्कुलर की बात करूंगी आपसे। कई पर जुर्माने किए गए, कई से स्कूल और कॉलेज से निकाल दिए गए, कई सारे गिरफ्तार किए गए, लाठी चार्ज का सामना किया इन लोगों ने, फिर भी छात्रों ने झुकने से इनकार कर दिया। तो छात्र आंदोलन रहा ये, छात्र भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। और सबसे प्रमुख बात और क्या रही, स्त्रियों की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि पहली बार महिलाओं ने किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, तो आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन। कभी प्रीलिम्स में भी पूछा जाए तो इसमें स्त्रियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। और स्त्रियों में निम्न वर्ग नहीं कहेंगे, शहरी मध्य वर्ग की स्त्रियों ने
जो सदियों से घरों में बंद थी, इन धरनों में शामिल हुई और इसके बाद से राष्ट्रवादी आंदोलन में वे बराबर सक्रिय रही है। मुसलमानों ने भी भाग लिया, ठीक है, कई प्रमुख मुसलमानों ने इस स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। इसमें प्रमुख वकील अब्दुल रसूल, ठीक है, लियाकत हुसैन, ठीक है, व्यापारी गजनबी, ये लोग प्रमुख थे। और इसमें अब्दुल कलाम भी, मौलाना अबुल कलाम भी एक क्रांतिकारी आतंकवादी संगठन में शामिल हुए थे। ढाका के नवाब के नेतृत्व में कुछ समूह था जिसने विरोध किया था, जिसने आगे जाकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो माना जाता है कि उन्होंने इसीलिए इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उनको 14 लाख रुपयों का ऋण दिया था ब्रिटिश सरकार ने उनको। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार के सुर में सुर वो मिला रहे थे। तो इन्होंने इस आधार पर बंगाल विभाजन का समर्थन किया कि पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और मुसलमानों का एक प्रांत बन जाएगा। तो ये ढाका के नवाब के नेतृत्व में कुछ लोग थे जिन्होंने इसका समर्थन किया, पर बहुत सारे राष्ट्रवादी मुसलमानों ने इसमें भाग लिया। तो ये क्या था? अखिल भारतीय चरित्र। स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप पूछे तो, चरित्र पूछे तो, ठीक है। अब इस स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या रहा? आपको प्रश्न जैसा भी पूछा जाए, प्रभाव आपको 2-4 लाइन में लिखना ही पड़ेगा कि स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव आपके लिए महत्वपूर्ण भी है स्वदेशी आंदोलन का। अब पहला क्वेश्चन जैसे आपको मैंने दिखाया कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप की विवेचना करें और जनता इससे कैसे संबंध हुई। तो ये पूरा भी जो इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये पूरा का पूरा यही चीजें आपको लिख देनी थी उस आंसर में। तो बस प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। हर बार इतिहास आप नहीं बदल दोगे, करेंट अफेयर नहीं है ये कि बदल गया, ठीक है। तो इतिहास हमेशा वही होता है, केवल आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज लेकिन समझना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मतलब वो राग पूछ रहा है आपसे ध्रुपद और आप गाने लगो मल्हार, ठीक है। तो मतलब आपसे जो राग पूछा जाए उसी लिरिक्स को आप उसी राग में गाओ। तो ध्रुपद पूछा जा रहा है तो आप ख्याल मत गाओ, ठीक है, आप ध्रुपद ही गाओ। ख्याल पूछा जा रहा है तो आप गजल मत गाओ, आप ख्याल ही गाओ। लिरिक्स वही रहेगी, तो लिरिक्स नहीं बदलेगी आपकी, लिरिक्स वही रहेगी। केवल लिरिक्स को क्या करना है? मोल्ड कर देना है। तो ये है। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण रहा। सबसे पहले देखते हैं कि कांग्रेस पर प्रभाव क्या रहा। तो कांग्रेस में दो विचारधारा स्पष्ट रूप से मतलब यहां पर बट गई थी। तो गरमपंथी नरमपंथी आंदोलन में यही फूट का कारण बना, आप एक तरह से कहेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख प्रभाव रहा कि कांग्रेस की फूट। तो गरमपंथी क्या चाहते थे कि आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो जाए और पूर्ण बहिष्कार हो, और नरमपंथी चाहते थे कि आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रहे। जब बंगाल का विभाजन है तो इसको पूरे देश में क्यों फैलाना। तो ये बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे और बहिष्कार भी वस्तुओं तक ही सीमित हो, मतलब सरकारी विद्यालयों का, ऑफिसेज का, कार्यालयों का, सरकारी तंत्र का जो ये पूरा संपूर्ण बहिष्कार जो चाह रहे थे वो ये नहीं चाहते थे। तो ये इसी का परिणाम रहा सूरत में कांग्रेस का बंटवारा और एक प्रभाव आपका 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। जब विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने मुसलमानों को ये कहा कि देखो ये तुमसे जलते हैं और ये नहीं चाहते कि तुम्हारे लिए अलग प्रांत बने। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुसलमानों में ये भरोसा पैदा हुआ कि
ये हमारे शुभ चिंतक हैं, ब्रिटिश हमारे शुभ चिंतक हैं। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन पर प्रभाव क्या हुआ? क्रांतिकारी आंदोलन पहले से ही एक दो संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी। तो अभिनव भारत अनुशीलन समिति की स्थापना हो चुकी थी विभाजन के पहले तक। पर इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव ये रहा कि जैसे ही स्वदेशी कांग्रेस का फूट हुआ, सरकार का दमन चक्र चला, तो स्वदेशी आंदोलन प्रभाव विहीन हुआ। तो जैसे ही प्रभाव विहीन हुआ, नेतृत्व विहीन हुआ, जैसे प्रभावहीन हुआ, नेतृत्व विहीन हुआ, जो युवा थे, जो स्वदेशी आंदोलन से अब जागरूक होकर स्वदेशी जुड़ चुके थे, अब वो क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़ गए और यहीं से बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। तो क्रांतिकारी आंदोलन में जो दो फेज आप पढ़ते हो, प्रथम विश्व युद्ध के पहले वाला और एक प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाला। तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले वाला ये जितने भी मतलब कांड हुए बड़े बड़े, वो स्वदेशी आंदोलन के बाद ही आपको दिखेगा। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है कि इसने में क्या हुआ कि डॉक्टर एस.के. मल्लिक की अध्यक्षता में शिक्षा कोष की स्थापना हुई और देशी स्कूलों की यानी राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई। अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूलों का बहिष्कार किया गया और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। ठीक है, और जो कोष है, कोष की जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में जो सभा हुई थी, उसमें अध्यक्ष रास बिहारी बोस ने किया था और इसी सभा में निर्णय लिया गया। ठीक है, 1906 में ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। यही क्वेश्चन आपका पूछा था प्रीलिम्स में। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 1906 में और इसका उद्देश्य यही था कि मातृभाषा में शिक्षा को, ये अलग हाइफन है यहाँ पर, मतलब ये स्पेस है यहाँ पर, तो मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो सतीश चंद्र मुखोपाध्याय थे। ठीक है, ये आपका एक ये फैक्ट है और आप अपने आंसर राइटिंग में भी डालेंगे और ये मुख्य फैक्ट रहा ये। तो ये मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो 1906 में स्थापित हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे सतीश चंद्र मुखोपाध्याय थे। नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई 1906 में, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई और अरविंदो घोष इसके प्रथम प्रधानाचार्य बने थे। सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना की। याद रखना, डॉन सोसाइटी कौन? सतीश चंद्र मुखर्जी जो NIOS के अध्यक्ष थे, यानी नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के जो अध्यक्ष थे, तो वो उन्होंने डॉन सोसाइटी की स्थापना की जिसने शिक्षा के कार्य को बढ़ावा दिया। योगेश चंद्र घोष, इन्होंने भारतीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए जापान भेजने के लिए छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। ये प्रभाव रहा शिक्षा पर। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। आप प्रभाव जब लिखेंगे तो शिक्षा, आप लिखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण रहा, यह स्वदेशी आंदोलन से ये हुआ। और ये आपको प्रीलिम्स फैक्ट्स भी, ये एक प्रीलिम्स फैक्ट्स की तरह भी इसको आप याद रखेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए सरकार ने 2 सर्कुलर निकाली। जो ये शिक्षा के क्षेत्र में छात्र जो सक्रिय रूप से आंदोलन में शामिल थे और जिस तरह से राष्ट्रीय विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना हो रही थी, तो अब इस क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए, मतलब अब ये सरकार इस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने जो 2 सर्कुलर निकाला, एक को कार्लाइल सर्कुलर कहते हैं। तो इसमें मजिस्ट्रेट और कलेक्टर से अपने क्षेत्र के सभी कॉलेज को सूचित करने के लिए कहा गया कि विद्यार्थियों को रोके इस आंदोलन में भाग लेने से, विद्यार्थियों को रोके। और एक लॉयन सर्कुलर किया, कार्लाइल सर्कुलर और लॉयन सर्कुलर, कि जो युवा वंदे मातरम के नारे लगाने से बाज नहीं आएंगे, वह इस आंदोलन में और भाग लेंगे, उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा, कभी भी सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलेगी। तो भारतीयों ने इसके खिलाफ एंटी सर्कुलर कमेटी का गठन किया और इसके अध्यक्ष थे सचिंद्र नाथ बसु।
एंटी सर्कुलर कमेटी का गठन कर दिया था। साहित्य के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का काफ़ी व्यापक असर हुआ और इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला, ये सुना है आप लोगों ने, आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो बांग्लादेश का अभी वर्तमान में राष्ट्रीय गीत है। सबसे कॉमन फैक्ट है, पर आप जब लिखेंगे तो डालेंगे इसको भी। आमार सोनार बांग्ला, इसी दौरान वंदे मातरम, जो आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम गीत बहुत लोकप्रिय हुआ, जो हमारा आज का राष्ट्रीय गीत है। इसी कई तरह के बंगाली लोकगीत जैसे पल्ली गीत, जारी गीत, बंगाली लोक कथाएं, ठाकुर मार झूली, ठीक है, ये सारे ये खूब लोकप्रिय हुए थे इस समय, खूब राष्ट्रवाद का रूप दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गोरा नामक उपन्यास भी इसी समय लिखा था। कई सारे इस समय साहित्यकार हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं में स्वदेशी तत्वों को उभारा, राष्ट्रवाद को प्रेरणा दी, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, D.N. लाल, रजनीकांत सेन, सैयद अबू मोहम्मद, ये सारे प्रमुख रहे जिन्होंने राष्ट्रवादी साहित्य की रचना की इस समय। तो काफी साहित्य लिखे गए थे इस समय। कला के क्षेत्र में तो इस समय जो है अजंता, एलोरा, गुप्तकालीन आदि, इन सभी कलाओं को पुनर्जीवित किया गया और इनका महिमा मंडन किया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर एक मुख्य वो थे, भारत माता की चित्र बनाई थी उन्होंने, और ये इस समय भारतीय कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, भारतीय कला को, ठीक है। और कहा गया कि भारत में पहले से ही भारत में बहुत समृद्ध विरासत रही है। 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई और प्रथम छात्रवृत्ति नंदलाल घोष को दी गई, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर का मैंने बता ही दिया कि अपनी कलाओं के माध्यम से स्वदेशी भारत माता का पहला चित्र बनाने का श्रेय अवनींद्रनाथ टैगोर को ही जाता है, ठीक है। उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत स्वदेशी का मतलब ही था कि विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। तो अब इसके लिए बहुत सारे स्वदेशी उद्योगों की स्थापना हुई, लघु उद्योगों की स्थापना हुई। तो इसमें जो है पीसी रॉय, ठीक है, ऐसे है, ये थोड़ा एक साथ हो गया है। इन्होंने केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की जो काफी सफल रहा। कपड़ा साबुन, मतलब साबुन धोने वाला कपड़ा धोने वाले साबुन की फैक्ट्री, माचिस की फैक्ट्री, कई तरह के स्वदेशी बैंकों की स्थापना हुई, कई सारे बैंकों की स्थापना हुई। और राजनीति के क्षेत्र में बात करते हैं तो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में एक तो फूट हुआ, वो तो नकारात्मक रहा, लेकिन 1900 इसका जो अच्छा प्रभाव रहा वो 1905 के, ठीक है, 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वशासन शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया। तो 1905 वाला अधिवेशन बनारस में हुआ था, ठीक है, बनारस में। तो इस बनारस अधिवेशन में स्वशासन शब्द का इस्तेमाल किया गया और बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोखले थे। बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोखले थे। पहली बार स्वशासन शब्द का इस्तेमाल किया गया और अगले साल 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया, ठीक है। तो इसमें उस समय चार प्रस्ताव थे आपके, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा। तो आप हमेशा पढ़ते हैं ना कि कांग्रेस ने पहली बार स्वराज का प्रस्ताव का पारित किया, तो ये 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। तो ये भी स्वदेशी का ही, इस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा है जब ये स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ है। तो स्वराज और स्वतंत्रता में फर्क था। स्वराज का मतलब था डोमिनियन स्टेटस, यानी ब्रिटिश शासन के अधीन प्रशासनिक अधिकार, ठीक है, प्रशासन का अधिकार। जैसे उस समय कई ब्रिटिश उपनिवेशों में हुआ था, अमेरिका में चला था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसी तरह से आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जैसे स्वशासन की मांग की गई थी और पूरा भी हुआ था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये चाहते थे। तो स्थानीय स्वशासन के भी कई रूप
मतलब आए, कई स्वयंसेवी संगठनों का गठन हुआ स्थानीय स्वशासन के लिए, लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो बंगाल उसका एक उदाहरण है कि वहाँ का एक बारिसाल जो गांव था, वहाँ पर अश्विनी कुमार दत्ता ने एक स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया, जो काफी लोकप्रिय हुआ। स्वदेशी बांधव समिति, इसको याद रखिएगा, ये कई बार ऐसे पूछा भी जाता है कि किसने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी। तो अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, जो गांव के स्तर पर सारा एडमिन काम कर रहा था। तो इन समितियों ने पंचायतों के माध्यम से विवादों को निपटाने का कार्य किया और अंग्रेजों द्वारा स्थापित कचहरी और कोर्ट का बहिष्कार किया। तो स्वदेशी बांधव समिति जैसी संस्थाओं ने कहा कि हम अंग्रेजों के पास क्यों जाएं, अपने डिस्प्यूट के लिए, अपने विवादों के निपटारे के लिए हम अंग्रेजों के पास क्यों जाएंगे, हम खुद अपने विवादों का समाधान खुद निकालेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करते हैं, विज्ञान पर भी प्रभाव पड़ा। आप देख पा रहे हैं कि हर क्षेत्र में पड़ा। तो विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अन्वेषण किए गए। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय और इन लोगों ने कई तरह के महत्वपूर्ण इस समय खोज की, जो जिसका आज तक आप पढ़ते हो। अब बात करते हैं, ये प्रभाव था। प्रभाव में आप महिलाओं वाला भी डालना कि पहली बार महिलाओं का शामिल होना इस आंदोलन में, महिलाओं में जागरूकता, मध्यवर्गीय महिलाओं में जागरूकता, मध्य वर्ग में जागरूकता आई। उन्होंने अपने महिलाओं को अनुमति दी बाहर आने की और महिलाओं ने इसमें दिखाया कि वो भी आंदोलन कर सकती हैं और उनमें भी नेतृत्व क्षमता है। तो वो भी प्रभाव में रहेगा, सिर्फ अगर प्रभाव पूछता है तो। अब बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन कितना सफल रहा। तो बंगाल विभाजन को तो उन्होंने रद्द कर दिया था। तो एक जिस उद्देश्य से बंगाल विभाजन शुरू हुआ था, तो और बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ, तो क्या हम इस आंदोलन को सफल कहेंगे? तो ये आंदोलन सफल नहीं हुआ। बंगाल विभाजन को रद्द भी उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। छोटे मोटे विरोध चलते रहे थे, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने 1911 में जाकर बंगाल विभाजन को रद्द किया था और 1908 तक इस आंदोलन को कुचल दिया गया था। 8-9 में कुचल दिया गया था इस आंदोलन को। तो स्वदेशी आंदोलन का लोप हो गया था और आप ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन उतना बड़ा जन आंदोलन बना, लेकिन सही से तरीके से नेतृत्व नहीं मिला और बाद में जाकर ये आंदोलन कुछ समय के बाद नेतृत्व विहीन हो गया। क्या कारण रहा इस आंदोलन के लोप होने के, क्या कारण रहे इसके पीछे? तो इसमें इस आंदोलन को मैंने कहा कि आप ये जरूर डालेंगे जब अगर ये पूछे जाए कि मतलब आंदोलन असफल रहा या क्या कारण रहा कि स्वदेशी आंदोलन खत्म हो गया, लोप हो गया। तो एक मामले में तो सफल रहा कि वो युवा जो क्रांतिकारी आतंकवाद की तरफ बढ़ गए थे, उस भय से उभरने के लिए 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन जिस तरह से उभरा था, स्वदेशी आंदोलन खत्म हो गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने, ये क्या कारण रहे इसके पीछे? तो ब्रिटिश सरकार ने जो है कठोर दमनात्मक रुख अपनाया था। जैसे ही कांग्रेस का विभाजन हुआ, ब्रिटिश सरकार एकदम चुस्त हो गई और उसको लगा कि अब इनको जो है दबाना आसान हो जाएगा। बस उसने 1907 के जैसे सूरत विभाजन हुआ, उसके बाद उसने ताबड़तोड़ जो है, तो उसने जो है पूरे जो है दमन चक्र चलाया। जैसे वंदे मातरम का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए गए। ठीक है, प्रेस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाया गया। बारिसाल में जो बंगाल प्रांतीय सम्मेलन पर पुलिस ने हमला कर दिया था, जो अभी बारिसाल आपने पढ़ा था स्वदेशी बांधव समिति वाला, और कई जगह युवकों को पीटा गया।
पीटा गया, सम्मेलन को जबरदस्ती बर्खास्त किया गया, जबरदस्ती पुलिस घुसी और पीट पाट के उसको अलग कर दिया। बंगाल के 9 नेताओं को देश से बाहर कर दिया गया था। इनमें जो है कृष्ण कुमार मित्र और अश्विनी कुमार दत्त भी थे। इनको बंगाल से बाहर कर दिया गया था। और पंजाब के नहरी इलाकों में दंगों के बाद लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह, जो चाचा थे भगत सिंह के, इनको देश निकाला दे दिया गया था, देश से बाहर कर दिया गया था। तिलक को दोबारा गिरफ्तार किया गया। तिलक को दोबारा गिरफ्तार करके 1908 में देशद्रोह का आरोप लगाकर दोबारा गिरफ्तार करके 6 वर्ष जेल की सजा, कठोर जेल की सजा देकर मांडले भेज दिया गया था। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और आंध्र में हरि सर्वोत्तम राव, कई तरह ऐसे दूसरे लोगों को बंदी बनाया गया। ऐसे लोगों को तो आप देख पा रहे हैं कि सरकार ने अपना दमन चक्र कितनी बुरी तरह से चलाई और बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, बड़े बड़े नेताओं को। ठीक है, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और एक ये भी रहा कि 1908-7 में विभाजन हुआ और विभाजन के बाद जो उग्र राष्ट्रवादी जो नेता थे वो जनता को सकारात्मक नेतृत्व देने में असफल रहे। विभाजन के तुरंत बाद ही, मतलब कांग्रेस के विभाजन के तुरंत बाद आंदोलन थोड़ा सा डगमगाया, ठीक है, और कुशल नेतृत्व नहीं मिला उसको। जनता को जागृत कर रहा था, ये स्वदेशी आंदोलन का ये परिणाम रहा। जनता जागृत हुई, ये पहला जन आंदोलन था, ठीक है। लेकिन जनता की ये इस शक्ति का उपयोग कैसे करना है, इसका जो है मतलब राजनीतिक संघर्ष का नया रूप कैसा हो, ये तय नहीं कर पाए थे नेता, ठीक है। तो निष्क्रिय प्रतिरोध, असहयोग का विचार, ये सब मात्र सब विचार बन करके रह गए, देश की वास्तविक जनता, किसानों तक पहुंचने में भी ये आंदोलन असफल रहा था। तो यानी इसमें छात्रों ने भाग तो लिया, स्त्रियों ने तो भाग लिया, लेकिन किसानों ने इसमें भाग नहीं लिया। और तिलक अगर रह गए होते तो वो धीरे धीरे तिलक इस आंदोलन को लेकर गए होते आगे। लेकिन जो तिलक की गिरफ्तारी रही वो एक तरह से इस आंदोलन पर सबसे बड़ा कुठाराघात। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये इन लोगों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। ये भी एक बड़ा धक्का रहा इस आंदोलन के लिए। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि ये अंत तक आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया और यही परिणाम इसका सबसे बड़ा ये रहा कि जो युवा थे, जो युवा इससे जुड़े थे, जो छात्र थे जो जुड़े, वो फिर क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ उन्मुख हुए और इसके बाद ही क्रांतिकारी आंदोलन भारत में शुरू हो जाता है। तो आपने आज पढ़ा स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन से उपजा हुआ स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन क्यों किया गया, बंगाल विभाजन किस तरह से स्वदेशी आंदोलन में बदला और स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप क्या रहा, चरित्र क्या रहा, अखिल भारतीय स्वरूप रहा, जन आंदोलन था ये, और किस तरह से स्वदेशी आंदोलन ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया, कला, विज्ञान, साहित्य, शिक्षा प्रभावित किया, और स्वदेशी आंदोलन अंत में किस तरह से स्वदेशी आंदोलन का लोप हुआ। अब इसमें लैंग्वेज चेंज रहेगा, प्रश्न पूछा जाएगा तो, लेकिन इससे अलग आपसे तो नहीं पूछा जाएगा, ये समझ लीजिए, इससे बहुत अलग आपसे नहीं पूछा जाएगा, यही से आपका प्रश्न आएगा। तो 2021-22 के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि 25 नवंबर से मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास का नया बैच शुरू हो रहा है और आप लोग जल्दी से अपने को एनरोल्ड कर लें आप लोग अपने को। और जीएस का बैच तो चल रहा है, ये सभी पेपर के लिए होगा, एनसीईआरटी से पढ़ते हुए, ठीक है।
एनसीईआरटी से पढ़ते हुए नींव मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है और यहाँ से 45-50% क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एनसीईआरटी से पढ़ते हुए मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, मानक किताबों पर आधारित मुख्य टॉपिक्स, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको पढ़ते हुए, चैप्टर को पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए, चैप्टर पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए, और आंसर राइटिंग साथ साथ, आंसर राइटिंग साथ साथ चलेगा हमारा चैप्टर वाइज, ताकि जब तक लिखना नहीं जानोगे तब तक परीक्षा कैसे पास करोगे। तो मेरा बहुत फोकस रहता है आंसर राइटिंग पर। तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है रिंकू लाइव कोड यूज करें, रिंकू लाइव, यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको हर तरह से गाइड करूँगी, हर तरह से, ठीक है। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच मेरा चल रहा है, फ्रेश बैच शुरू हो रहा है 25 तारीख से, और जिनका भी ये ऑप्शनल है वो जल्दी से अपने को एनरोल्ड करें। सोशियोलॉजी में बिल्कुल इग्नू की बुक्स सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं, उसी पर बेस्ड मैं आपको सोशियोलॉजी आपका प्रिपेयर कराऊंगी। तो एनरोल्ड योरसेल्फ विद रिंकू लाइव कोड, रिंकू लाइव कोड। तो ये है, बिल्कुल स्नैपशॉट ले लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।